गुड इवनिंग इंडिया। वेलकम टू धर्म स्टडीज संकल्प हमारा भविष्य आपका के आज के एपिसोड में आज आप जीव विज्ञान के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, कम से कम 5 बार अवश्य देखिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह है वो वीडियो को कम से कम 5 ग्रुपों में अवश्य भेजें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फलीभूत हों। और जितने भी सोसाइटी दी गई हैं, आपको लिंक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनसे जुड़ने का प्रयास करें। फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पेज है, और उसके साथ साथ ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उसमें सभी सोसाइटी आप लोगों को दी गई हैं। आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है पॉलिटेक्निक का, उससे भी ज्वाइन कीजिएगा। हम आशा करते हैं आप लोग ऐसा अवश्य करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं प्रथम क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। प्रथम क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? नंबर 1 जैव द्रव्य द्वारा, दूसरा तिल्ली द्वारा, तीसरा लाल अस्थि मज्जा द्वारा, चौथा फेफड़ों द्वारा। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 सेकंड का समय दिया गया, आप लोग बताने का कष्ट कीजिए। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है रक्त का निर्माण? एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ध्यान दीजिएगा, बताने का कष्ट कीजिए। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो जिनका तीसरा ऑप्शन सही वो बधाई के पात्र हैं। लाल अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? तो ध्यान दीजिएगा, खून में कौन सा अवयव नहीं होता? नंबर 1 RBC, दूसरा WBC, तीसरा प्लासेंटा, चौथा प्लाज्मा। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा अवयव नहीं होता है? क्वेश्चन मार्क। तो RBC, दूसरा WBC, तीसरा प्लासेंटा, चौथा प्लाज्मा। तो ध्यान दीजिएगा, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? तो जिनका तीसरा ऑप्शन सही वो बधाई के पात्र हैं, प्लासेंटा नहीं होता है। जितने लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और अंत में कितना सही हुआ आप लोग ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। बड़ी आंत से, दूसरा मुंह से, तीसरा छोटी आंत से, चौथा पेट से। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं कहाँ? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है छोटी आंत में। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, क्या ज्ञात करता है नाड़ी के गति के द्वारा? नंबर 1 रक्तचाप, दूसरा है सांस की गति, तीसरा है हृदय की धड़कन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन, इसमें भी सही होगा। नाड़ी की गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, क्या ज्ञात करता है? हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन को ज्ञात करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका पॉइंट मैं यहाँ पर आपको क्लियरिफाई कर रहा हूँ। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। सामान्य व्यक्ति की नाड़ी गति, पल्स रेट जिसे कहते हैं, 72 बार प्रति मिनट होती है। ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। मानव रक्त का पीएच मान लगभग होता है। तो नंबर 1 ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन 7.5, और तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन 6। तो ध्यान दीजिएगा, मानव रक्त का पीएच मान लगभग होता है। आप लोग बताने का कष्ट कीजिए। 5 सेकंड का प्रत्येक प्रश्न पर समय दिया जाता है। आप लोग प्रत्येक प्रश्न पर ध्यान देते हुए उत्तर दीजिए। टाइपिंग थोड़ा फास्ट कीजिए। डेली इवनिंग में 6 बजे आप लोग पॉलिटेक्निक का क्लास देखने के लिए लाइव आया कीजिए। डेली इवनिंग में आप लोगों की क्लास इसी तरीके से चलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, मानव रक्त का पीएच मान लगभग होता है, तो 7.5 होता है। नेक्स्ट, रक्त एक सरल संयोजी ऊतक है जिसमें तरल प्लाज्मा व ठोस कणिकाएं पाई जाती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में 5-6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा का भार लगभग 7% होता है। कितना होता है? 7%। इसको नोट कर सकते हैं आप, ये नोट है। नेक्स्ट, मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही उत्तर इसमें होगा
आपका, आप लोग बताने का कष्ट कीजिए। तो जिनका पहला ऑप्शन सही वो बधाई के पात्र हैं। मुख्य रूप से रक्त की कौन सी वाहिकाएं? सिराएं वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त का वहन करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को नोट कीजिएगा। नेक्स्ट, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य प्रयास क्या होता है? ये काफ़ी बेसिक प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य प्रयास क्या होता है? नंबर 1 50 से 59, दूसरा है 60 से 80, तीसरा ऑप्शन है 80 से 90, चौथा ऑप्शन 90 यहाँ 91 से 110। तो मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य प्रयास कितना होता है? तो ध्यान दीजिएगा 60 से 80 होता है। नोट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। वयस्क मनुष्य प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर अर्थात नाड़ी प्रति मिनट की धड़कन की दर के बराबर होती है। हृदय धड़कन की दर और नाड़ी की जो प्रति मिनट धड़कन के बराबर होती है, मतलब नाड़ी की जो गति है, नाड़ी के स्पंदन और धड़कन की जो गति है, वो दोनों का प्रति मिनट लगभग बराबर होता है, अर्थात 72 बार दोनों धड़कती हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हृदय की धड़कने की जो दर है 72 बार प्रति मिनट, उसी तरीके से नाड़ी के स्पंदन या धड़कने की जो टाइमिंग है वो 72 बार प्रति मिनट है। आप जान सकते हैं, विशेष जानकारी आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। नंबर 1 ओ, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ए बी, तीसरा ऑप्शन बी, चौथा ऑप्शन ए। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ए बी होता है। नेक्स्ट, सर्वदाता रुधिर वर्ग है। तो ध्यान दीजिएगा, रुधिर वर्ग है। तो पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन बी, तीसरा ऑप्शन ए बी, चौथा ऑप्शन ओ। तो सर्वदाता रुधिर वर्ग है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ओ। नेक्स्ट, किस एक समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूहों के रक्त स्वीकार कर सकते हैं? नंबर ए बी, दूसरा है ओ, तीसरा ए, चौथा ऑप्शन बी। तो ध्यान दीजिएगा, किस एक समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूह के रक्त स्वीकार कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा ए बी, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ए बी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। नंबर 1 ऑप्शन ए और बी को, दूसरा है केवल ए बी को, तीसरा है ए बी और सी को, चौथा इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताने का कष्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कितना सही हुआ अंत में। और अभी आप लोग चैट बॉक्स में फास्टली टाइप करके मुझे बताएं आंसर, अपने आप को आंकिए पूरे तन्मयता के साथ और बताइए मुझे। तो ध्यान दीजिएगा, आपका ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसी भी ग्रुप को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, ए रक्त समूह को, दूसरा है बी रक्त समूह को, तीसरा ए बी रक्त समूह को, चौथा सभी रक्त समूह को। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? सभी रक्त समूह को। ध्यान दीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट का प्रश्न है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? नंबर 1 ऑप्शन है बी ग्रुप, नंबर 2 ऑप्शन ए तथा ओ ग्रुप, और नंबर 3 ऑप्शन ए बी ग्रुप, और बी ऑप्शन है बी तथा ओ ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, आप लोग बताने का कष्ट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, बताने का कष्ट कीजिए, सभी लोग आंसर बताएं। आप लोग चैट के माध्यम से बता सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो ए और ओ ग्रुप का। नेक्स्ट पॉइंट है इस प्रश्न का, ग्रुप ए वाले व्यक्ति को अपने ही ग्रुप वाले व्यक्ति का रक्त दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ओ ग्रुप वाले व्यक्ति का भी रक्त दिया जा सकता है, क्योंकि ओ ग्रुप सर्वदाता होता है।
तथा इसमें रुधिर एंटीजन नहीं पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ये भी पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग अलग करता है। तो नंबर 1 है हृदय, दूसरा फेफड़े, तीसरा गुर्दा, चौथा आंत। चौथा क्या है? आंत। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इसमें गुर्दा। मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर कौन अलग करता है? तो गुर्दा। पॉइंट है, मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करने का कार्य गुर्दा किडनी में स्थित ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेस द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, नाम को मैं रिवाइज कर देता हूँ। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेस इसका नाम है, इसके द्वारा होता है। रक्त की जो है छनाई होती है, रक्त को छानकर पूरी तरीके से अशुद्धियों से रहित किया जाता है, अर्थात अशुद्धियाँ रक्त में से दूर किया जाता है। किसके माध्यम से? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेस के द्वारा, जो कि किडनी में स्थित होता है। किडनी अर्थात गुर्दा में स्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। नंबर 1 एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा, दूसरा थायराइड ग्लैंड के द्वारा, तीसरा थाइमस के द्वारा, चौथा कार्पस लुटियस के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 ऑक्जेलिक, दूसरा बोरिक एसिड। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट का ऑप्शन है एस्टिक एसिड और चौथा ऑप्शन साइट्रिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग 5 सेकंड का समय दिया जाता है, आप लोग टाइप थोड़ा सा फास्ट कीजिए। तो साइट्रिक एसिड, जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। सभी लोग प्रयास करें, सभी लोग, आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन, दूसरा जीवाणुओं का नाश, तीसरा ताल्पा का निवारण, चौथा लव का उपयोजन। तो ध्यान दीजिएगा, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, क्या है? यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का परिवहन। जिनका सही है पहला ऑप्शन वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। नंबर 1 घास में, दूसरा सीड्स पौधे में, चौथा है सिम्बी पौधे में, और तीसरा है सिम्बी पौधे में, चौथा नीम के पेड़ में। तो आप बिल्कुल नोट कीजिएगा, सिम्बी पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। बेसिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा ऑप्शन जिनका सही है वो बधाई के पात्र है। नेक्स्ट, अम्ल का स्वाद होता है, किस तरीके से होता है अम्ल का स्वाद? नंबर 1 मीठा होता है, दूसरा नमकीन होता है, तीसरा खट्टा होता, चौथा तीखा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट, किस हार्मोन्स को मादा हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है? नंबर 1 टेस्टोस्टेरॉन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा एस्ट्रोजन, चौथा है आपका फेमिनोजेन। तो नोट कीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, किस हार्मोन्स को मादा हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स को मादा हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? नंबर 1 अंडा, दूसरा लावा, तीसरा प्यूपा, चौथा है इमिगो। तो ध्यान दीजिएगा, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इसमें से। 5 सेकंड का समय प्रत्येक पर दिया जाता है, आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा प्यूपा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? नंबर 1 ऊन, दूसरा रियान, तीसरा रेशम, चौथा कपास। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? समय आप लोगों का पूरा हो गया। दिन का दूसरा ऑप्शन सही है, वो बधाई के पात्र हैं। मानव निर्मित एक तंतु है रियान। नेक्स्ट, एल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है? नंबर 1 मशरूम, दूसरा है कैंडिडा एल्बिकेंस, तीसरा ईस्ट, चौथा है राइजोपस। ध्यान दीजिएगा,
एल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? बेसिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न को गलत ना कीजिएगा, बताइएगा। 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो उत्तर होगा इसका ईस्ट। जिनका ईस्ट सही हो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक कीट मानव शरीर का उत्सर्जन करता है? नंबर 1 मोती, दूसरा मूंगा, तीसरा लाछा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा एक कीट शरीर का उत्सर्जन करता है? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर आपका होगा मूंगा। मूंगा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? नंबर 1 नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा पोटेशियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? काफ़ी सरल प्रश्न है। नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन होता है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है? नंबर 1 नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा क्लोरीन, चौथा फास्फोरस। तो उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है, अर्थात यह नहीं होता है। तो अर्थात उर्वरकों में कौन सा तत्व होता है, इसको नोट कर लीजिए। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस होता है, और आपका क्लोरीन नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। पौधों के लिए अच्छा उर्वरक है? नंबर 1 कंपोस्ट, दूसरा अमोनिया ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन लाइम एवं सुपर फास्फेट, चौथा यूरिया। तो ध्यान दीजिएगा, आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पौधों के लिए अच्छा उर्वरक यूरिया होता है। नेक्स्ट, बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्नयुक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है? नंबर 1 नाइट्रेट, दूसरा पोटास, तीसरा फास्फोरस, चौथा कैल्शियम। तो बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्नयुक्त उर्वरक का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। बेसिक इंपॉर्टेंट प्रश्न, जितने लोग जानते हैं वो कमेंट करें। आशा करते हैं आप लोग ऐसा अवश्य करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पर पोटास। पोटास का प्रयोग किया जाता है बीज की बुआई के समय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है? ये बेसिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नंबर 1 हिबिस्कस, दूसरा है बटरवर्ट, तीसरा है पोम्पी, चौथा है मिमोसा। तो आप लोग बताने का इसमें से कष्ट कीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग इसमें से बताते हैं। ये एक प्रकार से बिनर प्रश्न है। ये बिनर प्रश्न आप लोगों को बीच बीच में मैं देता रहता हूँ, और ये प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपको बिनर दिया जाता है। 2 प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता चले आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा मांसभक्षी पौधा है? हिबिस्कस, दूसरा है बटरवर्ट, तीसरा पोम्पी, चौथा है मिमोसा। आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट, तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त किया जाता है? नंबर 1 नेटम से, दूसरा माइकम से, तीसरा देवदार से, चौथा चीड़ से। ध्यान दीजिएगा, तो तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। जिनका चौथा ऑप्शन सही हो बधाई के पात्र है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? नंबर 1 टेरिकार, दूसरा नायलॉन, तीसरा रेयान, चौथा सूत। सबसे कम आग पकड़ने की प्रवृत्ति में है कौन सा है इसमें? 5 सेकंड का समय आप लोग बताइएगा। समय पूरा हुआ तो सूत, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सूत आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, कॉटन। नेक्स्ट, लौंग जो समान रूप से मसाले के रूप में प्रयोग में आती है प्राप्त होती है किससे? जड़ से कि तने से? दूसरा ऑप्शन, तीसरा पुष्पकलिका से, चौथा है फल से। बेसिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो पुष्पकलिका से, जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से घटक मिट्टी बनाते हैं? नंबर 1 हवा और पानी, दूसरा बैक्टीरिया तथा केचुआ, तीसरा ये सभी, चौथा महीन पाउडर सेल पदार्थ तथा खाद मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, ये सभी हवा और पानी मिट्टी के घटक बनाते, कौन से घटक मिट्टी बनाते हैं? तो ध्यान दीजिए, हवा पानी भी है और बैक्टीरिया भी और तथा केचुआ भी है, महीन पाउडर सेल पदार्थ तथा खाद मिट्टी भी है। ये सभी
मतलब जितने भी हैं इसमें ऑप्शन आपके सभी मिट्टी बनाने के घटक हैं। नेक्स्ट, शहद का मुख्य घटक क्या है? नंबर 1 ग्लूकोज, दूसरा सुक्रोज, तीसरा माल्टोज, चौथा है फ्रक्टोज। तो ध्यान दीजिएगा, शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है? नंबर 1 पुतली, दूसरा जिसे प्यूपिल भी कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है दृष्टि पटल जिसे रेटिना कहते हैं, चौथा है रक्त पटल जिसे कोराइड भी कहते हैं, चौथा ऑप्शन है स्वच्छ मंडल जिसे कार्निया भी कहते हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा आप जो हिंदी में बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा दृष्टि पटल जिसे रेटिना भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चर्चित व्यक्ति हैं। नंबर 1 न्यूटन, दूसरा मेंडल, तीसरा डार्विन, चौथा आर्किमिडीज। डीज होगा यहाँ, आर्किमिडीज। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा डार्विन। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, प्लाज्मा में मानव का संक्रमण उत्पन्न करता है? नंबर 1 इन्फ्लुएंजा, दूसरा टाइफाइड, तीसरा टिटनेस, चौथा मलेरिया। तो मानव में प्लाज्मा का संक्रमण उत्पन्न करता है कहाँ? कौन उत्पन्न करता है प्लाज्मा का संक्रमण? किस बीमारी के कारण? तो ध्यान दीजिएगा, आपका समय पूरा हो गया। समय पूरा हुआ तो मैं बता रहा हूँ मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मा का संक्रमण उत्पन्न करता है, मलेरिया रोग। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न का दौर चल रहा है धर्म स्टडी पर। आप लोग डेली इवनिंग में ज़रूर मिलिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्राणी, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? नंबर 1 बंदर, दूसरा नेवला, तीसरा बाघ, चौथा गीदड़। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग कॉमन सा प्रश्न है, व्यवहारिक प्रश्न है इसमें। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा नेवला। नेवला सांपों से लड़ता है, लेकिन नेवला आँखों से लड़ता है और यह एक स्तनधारी जंतु है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्तनधारी जंतु की श्रेणी में आता है नेवला। नेक्स्ट, विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है? नंबर 1 नील व्हेल, दूसरा अफ्रीकी हाथी, तीसरा गोरिल्ला, चौथा जिराफ। तो ध्यान दीजिएगा, नील व्हेल। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? नील व्हेल है। नेक्स्ट, सबसे विशाल स्तनपायी कौन सा है? नंबर 1 हाथी, दूसरा नील व्हेल, तीसरा डॉल्फिन, चौथा मनुष्य। तो सबसे विशाल स्तनपायी कौन सा है? तो नील व्हेल। कॉमन सा प्रश्न है। नेक्स्ट, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? नंबर 1 एडवर्ड जेनर ने, दूसरा है लुई पास्चर ने, तीसरा अलेक्जेंडर ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पॉइंट नोट कीजिएगा, सन 1860 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने रेबीज का टीका खोजा। रेबीज कुत्तों को काटने से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जिससे काफ़ी लोगों की मृत्यु हो रही थी। तो इनको धन्यवाद देते हुए, इनको नमन करते हुए लुई पास्चर जी को आगे बढ़ते हैं। रेबीज़ का टीका का इन्होंने खोज किया था, किसने? लुई पास्चर जी ने। इनके महानतम कार्य के लिए धर्म स्ट्रीट परिवार इनको धन्यवाद देता है। नेक्स्ट प्रश्न को अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, ट्रेड मिल टेस्ट। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यहाँ पहले ऑप्शन में बता देता हूँ, आप लोग उत्तर बताइएगा। नंबर 1 हृदय, दूसरा फेफड़ा, तीसरा गुर्दा, चौथा पैर। तो ट्रेड मिल टेस्ट किसे कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है ट्रेड मिल टेस्ट। ट्रेड मिल टेस्ट जो है हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्याज परिवर्तित रूप है? प्याज परिवर्तित रूप है किसका? तने का, दूसरा है जड़ का, तीसरा पत्तियों का, चौथा फल का। तो ध्यान दीजिएगा, प्याज परिवर्तित रूप नंबर 1 तने का, दूसरा जड़ का, तीसरा पत्तियों का, चौथा फल का। प्याज परिवर्तित रूप है किसका? तने का। नेक्स्ट प्रश्न और अब आगे बढ़ते हैं। कपास प्राप्त होता है नंबर 1 तने से, दूसरा पत्तियों से, तीसरा बीज से, चौथा जड़ से। तो कपास प्राप्त होता है कहाँ से? प्राप्त होता है बीज से। ध्यान दीजिएगा, कपास कहाँ से प्राप्त होता है? बीज से। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ भूमिगत खाद्य तना है? नंबर 1 अदरक, दूसरा शकरकंद, तीसरा गन्ना, चौथा मूली। तो कौन सी चीज़ भूमिगत खाद्य तना है? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा अदरक।
अदरक बिल्कुल भूमिगत खाद्य तना है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट, अदरक एक भूमिगत तना है जो खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। अदरक व हल्दी प्रकंद या राइजोम प्रकार का भूमिगत तना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्त होती है? नंबर 1 फूल से, दूसरा फल से, तीसरा तना से, चौथा पत्ता से। बताइए आप लोग, सभी लोग बताइए, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्त होती है? 5 सेकंड का समय पूरा हुआ। आप लोग ने अंत तक साथ दिया, बहुत इसके लिए बधाई। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं बताता हूँ, तना। किस भाग से जूट प्राप्त की जाती है? तने से जूट की प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट, आलू उदाहरण है किसका? रूपांतरित जड़ का, दूसरा रूपांतरित पत्ती का, तीसरा ऑप्शन रूपांतरित तने का, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, रूपांतरित तने का आलू उदाहरण है किसका? रूपांतरित तने का। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रूपांतरित तने का। नेक्स्ट, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नंबर 1 यहाँ पर नोट कीजिए, गूदेदार पुष्पासन, दूसरा ऑप्शन बीजाणु का, तीसरा ऑप्शन है दोनों का, चौथा ऑप्शन कली का। तो नाशपाती कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन का भाग खाया जाता है। नाशपाती कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन का। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? नंबर 1 उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा हरियाणा। तो केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थित है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, आज के एपिसोड का अंतिम प्रश्न आप लोगों के सम्मुख, इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। गन्ने के तने में रक्त बहाव किसके कारण होता है? नंबर 1 गन्ने के तने में रक्त बहाव किसके कारण? नंबर 1 फंगस के कारण, दूसरा है शैवाल के कारण, तीसरा प्रोटोजोआ के कारण, चौथा है जीवाणु के कारण। आप लोग इसका उत्तर बताइएगा। विनर प्रश्न, कल के विनर विजेता रही हैं सलोनी पांडे जी। इनका कई प्रश्न इनका जो है सही रहा, इनको मैं बधाई देता हूं धर्म स्टडी परिवार पर, और विनर विजेता भी रही हैं। तो हम आशा करते हैं आज भी आप विनर विजेता रहेंगी, और भी जितने लोग देख रहे हैं वो भी पूरी तरीके से विनर विजेता बनेंगे। और वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। इसका PDF भी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से जो लोग ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप टेलीग्राम, इन सब के माध्यम से आप लोगों को लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसका PDF भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं आज का एपिसोड आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग शेयर करेंगे। और जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आप लोगों को मिले। और नोटिफिकेशन के लिए आप लोग प्लस बेल आइकन अवश्य क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ नेक्स्ट डे इवनिंग में शाम को फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।